हाय फ्रेंड्स, मनुमैनिया स्टडी में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमारा पिछला वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार महाजनपद काल को हम द्वितीय नगरीकरण की संज्ञा दे रहे हैं, या उसके अलावा वहाँ उसको हम हलचल या परिवर्तन का काल बोल रहे हैं। इसके अलावा उसको छठी शताब्दी ईसा पूर्व की घटनाएं जो हैं उसको हम देख रहे हैं उसमें। तो इस प्रकार से यदि देखें तो हम पिछले वीडियो के माध्यम से जो 16 महाजनपद हैं वो मैप में किस प्रकार से हैं, किस प्रकार से देखें तो कंबोज और गंधार जो हैं सबसे जो हमारा उत्तरी महाजनपद के रूप में जो पाकिस्तान वाले क्षेत्र में है उनको देखा था। उसके अलावा जो बाकी अन्य महाजनपद थे, अस्मक को हमने देखा था कि सबसे दक्षिणी महाजनपद है। तो इस प्रकार यदि देखें तो 16 महाजनपदों को हमने मैप पे समझा था। तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक देखा जाए तो बुद्ध के काल में उस समय कोई राजनीतिक सत्ता के रूप में कोई बड़ा साम्राज्य नहीं था या राज्य नहीं था। ये जो 16 महाजनपद हैं यह एक रूप से देखें तो क्षेत्रीय राज्य के रूप में वहाँ पर कुछ राजा जो हैं वो शासन कर रहे होते हैं। तो ऋग्वैदिक काल में हमने देखा था कि किस प्रकार जो कबीलाई ढांचा था, जो वहाँ पर गायों और पशुओं के लिए युद्ध होता था, वह उत्तर वैदिक काल में आकर के कृषि मुख्य पेशा के रूप में हो जाता है और धीरे धीरे कृषि और व्यापार से वो लोग परिपूर्ण होते हैं और वहाँ पर जनपदों का उदय होना प्रारंभ होता है, जिनमें हमने देखा था कि पांचाल, कुरु और कैके जनपदों का उदय हुआ था, क्रीवी, तुर्वुस को और भलानस को, इन सब को मिला करके। तो इसी प्रकार यदि देखें तो धीरे धीरे जब उत्तर वैदिक काल समाप्त होने वाला रहता है तो हमने देखा था कि वहाँ पर उसके जो राजनीतिक क्षेत्र थे उनमें कुछ परिवर्तन देखने को मिलता है, जो आर्थिक क्षेत्र थे उनमें परिवर्तन देखने को मिलता है, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी परिवर्तन हुआ था और सामाजिक रूप में हमने देखा था कि किस प्रकार से जाति व्यवस्था, छूत अछूत, अंत्येष्टि में जो परिवर्तन था। तो उन सबों के कारण एक सब जो क्षत्रिय जाति थे, शूद्र थे, मतलब जो आम जनता थी, उन्होंने आवाज उठाना प्रारंभ किया और इस कारण से यह एक महान हलचल या क्रांति के रूप में यह जो द्वितीय नगरीकरण कहें या छठी शताब्दी ईसा पूर्व कहें या बुद्ध काल कहें या शूद्र काल कहें इनको, या महाजनपद काल कहें, तो ये सामने आते हैं। और इन्हीं महाजनपदों को जो हमने समझा था मैप पे, तो उन सारे महाजनपदों की राजधानियां कहाँ हैं और उनमें कुछ विशेषताएं क्या हैं उन्हीं को हम आज पढ़ेंगे। और इन 16 महाजनपदों के बारे में अगर पढ़ते हैं तो इसके बाद जो हमारा अगला मगध का उत्कर्ष हम पढ़ेंगे तो उसको समझने में आसानी होगी, क्योंकि जो मगध का उत्कर्ष हम देखेंगे तो किस प्रकार मगध को देखेंगे कि अपना क्षेत्रीय विस्तार करता है। उसमें देखेंगे कि मगध में जो हमारा वैदिक सभ्यता वाले गुण थे वह मगध वैदिक सभ्यता के विस्तार में हमने देखा था कि जो वैदिक सभ्यता है वह उत्तर वैदिक काल आते आते गंगा और यमुना के जो द्वाब क्षेत्र है, सदा नीरा नदी अर्थात गंडक नदी तक आके रुक जाती है और जो मगध है वह उनसे अछूत रहता है। तो इस प्रकार अलग अलग कारण थे मगध के उत्कर्ष के, तो उनको हम बाद में समझेंगे। यदि इनको समझते हैं 15 महाजनपदों को, जिनमें 16वां मगध महाजनपद रहेगा, जिनका उत्कर्ष हम अगले वीडियो में देखेंगे, तो ये सारे महाजनपद एक दूसरे से लिंक्ड हैं। देखेंगे कि यहाँ के राजा हैं वहाँ पर दूत भेज रहे हैं, कहीं के राजा से कहीं युद्ध हो रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम शुरू करते हैं। तो आइए सबसे पहला देखें, ये हमारा जो कंबोज महाजनपद है। तो कंबोज महाजनपद के बारे में यदि सबसे पहले पढ़ें, थोड़ा थोड़ा है, दो दो लाइन, किताबों में देखिएगा तो विस्तृत रूप से दिया है, समझ में नहीं आएगा। तो उनके जो निचोड़ हैं उनको एक बार समझ लेते हैं तो हमारे लिए ये हर जगह सवाल इससे आता है और निश्चित तौर पे यहाँ से 1 या 2 सवाल उठाएगा। तो यदि इतना पढ़ के गुजरेंगे तो सवाल सही होने की संभावनाएं आपकी बढ़ जाएंगी। तो यदि कंबोज को देखें तो सबसे पहले इसकी राजधानी को देखते हैं। तो कंबोज की जो राजधानी के रूप में हम देखेंगे तो हाटक या राजपुर। तो कंबोज की राजधानी कौन सी है? तो हाटक या राजपुर, एक लाइन में। इसकी जो स्थिति है तो पाकिस्तान का जो राजौरी और हजारा वाला क्षेत्र है वहां पर यह स्थित है। कौन? तो कंबोज। यह कंबोज प्रसिद्ध किसके लिए है? तो यहाँ पर देखें तो अच्छे किस्म के जो घोड़े हैं, बाकी जगहों पे भी घोड़े आते हैं लेकिन जो अच्छे किस्म के घोड़े हैं वह कहाँ मिलता है? तो कंबोज। तो जनपद काल में कंबोज किस लिए प्रसिद्ध था? तो अच्छे किस्म के घोड़ों के लिए। इसके अलावा एक कौटिल्य का कथन है, उसमें देखें तो जो कंबोज के बारे में कौटिल्य ने लिखा है, उन्होंने बताया है कि कंबोज जो है वार्ता शास्त्रोपजीवी, अर्थात बाकी महाजनपद को देखिएगा तो वो वहाँ पर कृषि, पशुपालन, व्यापार, वाणिज्य हर कुछ है, लेकिन कंबोज में एक यह विशेषता बताया है, हालांकि यह कौटिल्य के शब्दों में है, कि यहाँ के जो लोग हैं कंबोज महाजनपद के, ये क्या करते हैं तो अपनी जीविका चलाने के लिए अस्त्र और शस्त्र पर भी निर्भर रहते हैं। तो वह कौन सा महाजनपद है जो अस्त्र और शस्त्र पर निर्भर रहता है? तो कंबोज। बस खत्म। ये कंबोज जो है, इतना 4 ऑब्जेक्टिव यहाँ से। उसके बाद अब जो कंबोज जो है हमारा
इससे और कुछ नहीं, इतना बहुत है। इसके बाद गंधार को देखें तो गंधार की राजधानी जो है वह तक्षशिला है, और जो पश्चिमी राजधानी है वह पुष्कलावती है। और पुष्कलावती का पूरा जो नया नाम या आधुनिक नाम के रूप में देखा जाए तो चारसदा। तो चारसदा किसका नया नाम है? तो पुष्कलावती का। पुष्कलावती क्या था? तो गंधार महाजनपद की पश्चिमी राजधानी। इसके अलावा जो तक्षशिला है, जिसको हम पूर्वी राजधानी के रूप में देखेंगे, तो इसका देखिए एक भरत का पुत्र था तक्ष। तो ये तक्षशिला की स्थापना किसने की? तो भरत का पुत्र था तक्ष, तो उसने स्थापना किया। बाद में देखेंगे कि यह तक्षशिला बौद्धों के लिए एक बहुत बड़ा स्थल के रूप में रहेगा। वहाँ पर जो ऐसे पठन पाठन के कार्य हैं, महात्मा बुद्ध का जो है बहुत बड़ा स्थान बनेगा। इसके अलावा यहाँ का शासक को अगर समझिए तो जो शासक था गंधार का वह था पुष्कर सारिन। पुष्कर सारिन के बारे में दो बात। तो यह जो अवंती नरेश था, आगे हम पढ़ेंगे कि जो जब अवंती महाजनपद पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि जो चंद्रप्रघोत है इसका वासव दत्ता में भी चर्चा मिलेगा। तो जो पुष्कर सारिन है कहाँ का? गंधार का। तो इसने अवंती नरेश चंद्रप्रघोत को हराया था युद्ध में। दूसरा बात, यह जो मगध नरेश बिंबिसार हैं उन्होंने एक दूत भेजा था गंधार में। तो ये सारे लिंक हैं, देखिएगा कैसे लिंक होंगे। इसके बाद अगला जो हमारा है कुरु महाजनपद। कुरु महाजनपद की राजधानी देखें तो हस्तिनापुर। प्रारंभिक राजधानी जो थी वो थी आसंविद। तो जो अभी की राजधानी के रूप में यदि देखें तो हमारा है हस्तिनापुर। यहाँ का जो शासक रहता है वह है कौरव्य। और कौरव्य, ऐसा कहना है कि जब कौरव्य शासन कर रहा था तो हस्तिनापुर में बाढ़ आई और वह डूबने लगा। और डूबने के क्रम में देखिए वहाँ पर डूबने के बाद जब हस्तिनापुर वहाँ से निकलता है बाढ़ के बाद वहाँ से, तो वहाँ का जो अगला राजा होता है निचच्छू आता है, और वह राजधानी हस्तिनापुर से कहाँ स्थानांतरित करता है? कौशाम्बी में। यहाँ से दो सवाल, कुरु महाजनपद की राजधानी तो हस्तिनापुर, प्रारंभिक राजधानी तो असंवदत्त, उसके बाद का शासक कौन होता है? तो निचच्छू, और उसने राजधानी कहाँ बनाई? तो कौशाम्बी। जो अगला हमारा है वह है सुरसेन। सुरसेन महाजनपद, तो इसकी राजधानी, मुख्य रूप से इसमें राजधानियों को याद रखना है। तो राजधानी जो है इसकी मथुरा है। कहाँ? तो यूपी में यमुना नदी के तट पर। यहाँ का जो शासक है वह कौन सा है? अवंती पुत्र। ये देखिए सूरसेन को यूनानी जो ग्रंथ है, तो सूरसेन के बारे में यूनानी ग्रंथों में जो चर्चा मिली है इसको सूरसनी के रूप में बताया गया है। तो अर्थात सूरसनी किसका उपनाम था यूनानी ग्रंथों में? तो सूरसेन का। इसके अलावा जो इसकी राजधानी मथुरा है इसको मैथोरा के बारे में बताया गया है। अर्थात मथुरा को क्या कहा गया है यूनानी ग्रंथों में? सूरसेन। मथुरा क्या था? तो सूरसेन की राजधानी। अगला देखिए तो अंग, बस इतना ही सूरसेन में काफी है। अंग को देखें तो अंग की राजधानी चंपा। चंपा है कहाँ पर? कि यहाँ पर तो चंपा नदी के तट पर स्थित है। और चंपा नदी का आधुनिक नाम पूछा जाए तो मालिनी नदी। चंपा के बारे अंग महाजनपद के बारे में है कि यह एक नियोजित नगर, जिसको हम प्लान्ड सिटी बोलते हैं, उस रूप में देखने को मिलता है। अर्थात यहाँ पर जो इमारतें थी या जो हमारे उस समय लकड़ियों के घर थे वह बहुत ही सुंदर और सुसज्जित रूप में रहते थे। और यहाँ के जो वास्तुकार थे वह कौन थे? तो महागोविंद। तो ये सवाल एक बार बार आ जाता है कि जो महागोविंद थे वह कहाँ के वास्तुकार थे? तो अंग की राजधानी चंपा है कहाँ पर? तो चंपा नदी के तट पर। और चंपा नदी का आधुनिक नाम तो मालिनी। इसके अलावा ये देखिए तो मगध का पहला शिकार, मगध का जो पहला शिकार था, मगध जब अपना क्षेत्रीय विस्तार करना प्रारंभ करता है तो इस लिंक को हम समझेंगे। जब हम मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे तो समझेंगे कि किस प्रकार पहला क्या कारण था कि उसने अंग को ही अपना शिकार बनाया। तो सबसे पहला तो यह दूरस्थ में था, अंग को देखें तो बिहार वाले क्षेत्र में था। तो यह जो था मगध का पहला शिकार के रूप में रहता है अंग। इसके अलावा जो हमारा अगला है छठवां, यहीं पे बीच में मगध भी पढ़ना है। तो मगध को हम लोग अलग साम्राज्य के रूप में, उसके उत्कर्ष के रूप में पढ़ेंगे। अगला जो है हमारा पांचाल। तो पांचाल महाजनपद की राजधानी पूछ ले तो इसकी दो राजधानियां, उत्तरी में अहिछत्र और दक्षिणी में काम्बिल्य। तो ये दो राजधानियां याद रखिए। यह है कहाँ? तो बदायूं, फर्रुखाबाद और जो बरेली वाला यूपी का क्षेत्र है उस क्षेत्र में पांचाल है। और वहीं पर देखिए जो द्रौपदी को पांचाली बोलते हैं, तो द्रौपदी का यहाँ पर निवास था। कहाँ पर? पांचाल में। और यही कारण है कि द्रौपदी को पांचाली बोलते हैं। अगला देखिए, बस इतना खत्म पांचाल। इसके बाद चेदी महाजनपद। तो चेदी महाजनपद की राजधानी देखें तो सुक्तिमती या सोथीवती है। तो सोथीवती, सुक्तिमती, इसके अलावा सुक्ति मठी भी रहे तो वो चेदी की राजधानी है। यहाँ का जो शासक है तो देखिए शिशुपाल है। और शिशुपाल के बारे में ऐसा महाभारत में वर्णन मिलता है कि शिशुपाल का जो है वध किसने किया था? तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से इसका वध किया था।
चेदी है कहाँ पर, तो जमुना नदी में, और इसकी एक और शाखा थी कहाँ पर, कलिंग में। कलिंग में जो हम पढ़ेंगे, कलिंग का युद्ध जब सम्राट अशोक को पढ़ेंगे 363 ईसा पूर्व में, तो वहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से खारवेल का युद्ध होता है कलिंग में। तो इसकी एक चेदी की शाखा थी, कहाँ पर थी, तो कलिंग में। कलिंग का प्रसिद्ध राजा कौन था, तो खारवेल। तो इस प्रकार से कंबोज, गांधार, कुरु, सुरसेन, अंग, पांचाल और चेदी 7 महाजनपदों की राजधानियां, उनके जो महत्वपूर्ण शासक थे। इसके अलावा सुरसेनुई और मैथुरा किसको कहा गया है, महागोविंद कौन थे, अहिछत्र और कौंबिल्य कहाँ की राजधानियां थी, पांचाल की। तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपको मिल सकते हैं। जो अगला है हमारा ये है वत्स महाजनपद। तो वत्स महाजनपद को यदि देखें तो इसकी जो राजधानी है वह कहाँ है, कौशाम्बी। और कौशाम्बी को किसके लिए जाना जाता है, तो गंधिकों के सिक्के यहीं से प्राप्त होते थे। गंधिक क्या थे, तो गंधिक जो कौशाम्बी में इत्र बनाते थे उनको बोलते थे। तो गंधिकों के सिक्के कहाँ से प्राप्त होते हैं, तो कौशाम्बी से। और कौशाम्बी क्या है, तो जो हमारा वत्स महाजनपद है उसकी राजधानी। इसके अलावा यहाँ के शासक को देखें वत्स का, तो शासक यहाँ पर उदयन आता है। यहाँ देखिए एक उदयन या भद्रसार जो वो अलग है, वो हर्यक वंश में हम पढ़ेंगे। यह है हमारा उदयन जो कि वत्स का शासक है। अब उदयन के बारे में थोड़ा सा यदि पढ़ें तो यह बुद्ध के समकालीन था। तो बुद्ध के समकालीन महाजनपदीय शासक कौन सा था, तो उदयन। ऑप्शन में उदयन ना रहे तो प्रसेनजीत, क्योंकि प्रसेनजीत भी देखेंगे कि किस प्रकार से कौशल वंश में आएगा, वो आगे हम देखेंगे अभी। तो उदयन जो था यह बुद्ध के समकालीन था। इसके अलावा यह देखिएगा तो धीरे धीरे पहले ये क्या था कि वैदिक धर्म को मानता था, लेकिन यह पिंडोला जो एक बौद्ध भिक्षु था, तो पिंडोला के प्रभाव में आकर के इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया। तो एक सवाल यहीं से बनेगा कि उदयन कौन था, तो वत्स का शासक था, वत्स महाजनपद का शासक। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी किसके लिए प्रसिद्ध था, तो गंधिकों के लिए। गंधी क्या था, तो इत्र बनाने का काम करते थे। इसके अलावा यह किसके प्रभाव में आकर के बौद्ध धर्म को ग्रहण करता है, तो पिंडोला के प्रभाव में। अब उदयन किस वंश का था, तो यह पौरव वंश का शासक था। इसके अलावा देखिए उदयन की चर्चा स्वप्नवास दत्ता में मिलती है। तो स्वप्नवास दत्ता क्या था, इसको देखिए। तो स्वप्नवास दत्ता एक रचना है, ऐतिहासिक रचना, एक ग्रंथ के रूप में, जिसको किसने लिखा है, कालिदास ने। तो एक सवाल यहाँ से, स्वप्नवास दत्ता किसकी रचना है, तो कालिदास। इसमें कहानी किसकी है, तो कहानी है उदयन प्लस वासव दत्ता की। वासव दत्ता कौन है, तो चंद्रप्रघोत की पुत्री। अवंती नरेश देखेंगे कि चंद्रप्रघोत की पुत्री है। तो इसमें देखिए तो उदयन और वास दत्ता की प्रेम कहानी के बारे में वर्णन मिलता है। तो ये सवाल एक बन जाएगा कि उदयन और वास दत्ता की प्रेम कहानी का वर्णन किसमें मिलता है, तो स्वप्नवासव दत्ता में। ये कहानी यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये जो उदयन और जो चंद्रप्रघोत थे इनमें युद्ध होता है, और युद्ध होने के बाद ये देखिए तो उदयन को जेल में डाल देते हैं। और जेल में जो उदयन है वीणा वादन को भली भांति समझते थे, और ये वीणा वादन के क्रम में देखें तो इनकी जो मुलाकात होती है वासव दत्ता से होती है, और वहीं पर इनका प्रेम प्रसंग होता है, और ये भाग करके इनसे शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद चंद्रप्रघोत भी उनको मान लेते हैं। और इस प्रकार देखेंगे कि जो उदयन है और चंद्रप्रघोत है वो अच्छे मित्र बन जाते हैं। तो चंद्रप्रघोत की पुत्री का क्या नाम था, वासव दत्ता। तो जो अगला हमारा है, इसके बाद देखेंगे कि ये वत्स है, इसका मगध शासक शिशुनाग। जब हम मगध का उत्कर्ष पढ़ेंगे तो उस समय देखेंगे कि किस प्रकार से जो मगध में से हमारा बृहदत्त वंश आता है। प्रारंभिक राजवंश में देखें तो बृहदत्त आता है। बृहदत्त का पुराणों और महाभारत में चर्चा है, तो इसलिए उसका जो प्रारंभिक राजवंश के रूप में बृहदत्त वंश को मानते हैं। तो बस एक लाइन है कि बृहदत्त वंश का प्रारंभिक राजा बृहदत्त था। इसके बाद देखेंगे कि किस प्रकार से वहाँ हर्यक वंश आएंगे, उसमें अलग पढ़ना है। उसके बाद देखेंगे शिशुनाग वंश आएंगे, नंद वंश आएंगे। तो अलग अलग वंशों के बारे में जब हम मगध पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। अभी जब वत्स है तो ये शिशुनाग द्वारा, मगध शासक शिशुनाग रहता है, इसके द्वारा वत्स को मगध में मिला करके क्षेत्र का विस्तार किया जाता है, अर्थात वत्स मगध के अधीन हो जाता है। अगला जो हमारा है वह महाजनपद काशी महाजनपद। तो काशी महाजनपद की राजधानी देखें तो वाराणसी। वाराणसी है कहाँ, तो वरुणा और अस्सी नामक नदियां हैं, इनके हमारा जो तट है उस पर अवस्थित है। इसके अलावा जो काशी में देखें तो काशी का जो शासक है ब्रह्मदत्त है। यहाँ से एक लिंक समझे कि किस प्रकार काशी का हेर फेर होता है कौशल और मगध के बीच में, और अंततः देखेंगे कि मगध का हिस्सा काशी हो जाता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैप में भी हमने देखा था कि यहाँ पर कौशल है, यहाँ मगध है, इधर अंग है, यहाँ पर देखेंगे इस साइड में तो कंबोज और गांधार है, यहाँ पर सुरसेन है, और यहाँ पर देखें तो हमारा वत्स महाजनपद है, ये हमारा वत्स है। और जो वत्स के राजा हैं वो है कौन, ब्रह्मदत्त।
अब ये जो ब्रह्मदत्त हैं, जब कौशल में यहाँ पर देखेंगे, कौशल पर जो राज कर रहे हैं, कौशल के क्षेत्रीय राजा के रूप में कंस है। यह कंस महाभारत वाला नहीं है, क्षेत्रीय राजा है। तो यह जो कंस है उस समय कमजोर पड़ा रहता है, और कंस को देखें तो ये जब कंस कमजोर पड़ा रहता है तो ब्रह्मदत्त सीधा अटैक किस पे करता है, कौशल महाजनपद पर, और इसका कुछ हिस्सा को देखिए तो उस पर अपना कब्जा आधिपत्य जमा लेता है। अब कंस इससे प्रभावित हो रहा है क्योंकि इसका हिस्सा छीन चुका है ब्रह्मदत्त से। तो कंस क्या करता है कि यह बिंबिसार का सहायता लेता है। बिंबिसार कौन है भाई, तो मगध में इस समय इसका राज्य चल रहा है। किसका, तो बिंबिसार का, मगध में। और बिंबिसार का पुत्र देखेंगे आगे अजातशत्रु है। तो अभी समझिए कहानी को। यहाँ पर वत्स का राजा जो है ब्रह्मदत्त, इसने अटैक करके कौशल का कुछ जो हिस्सा है उसको, उस पर अपना अधिकार जमा लिया। बदले में कंस ने किसका सहारा लिया, बिंबिसार का, और बिंबिसार मदद किया कंस का। और इसको देखिए कि इसने जो है काशी को, सॉरी ये जो वत्स नहीं है ये काशी है, इस काशी को अपने में मिला लिया। तो ये कौशल और काशी देखिए तो एक प्रदेश के रूप में दिखता है। और बदले में जैसा कि चूंकि बिंबिसार ने इसकी मदद की थी, तो मदद के रूप में तो बिंबिसार को जो कंस है, यह कंस की एक पुत्री थी महाकोशला और एक पुत्र था प्रसेनजीत। तो कंस की पुत्री महाकोशला से बदले में शादी किसकी हो जाती है, बिंबिसार की। अब देखिए, अब बिंबिसार की शादी हो गई, धीरे धीरे समय बीतता है, तो बिंबिसार का जो पुत्र है अजातशत्रु, वो सत्ता प्राप्त करने के लिए यह अपना पिता का जो बिंबिसार का है हत्या कर देता है। अब इस हत्या से ये जो कौशल प्रदेश है, तब तक कंस भी मारा गया होता है। अब जो कौशल प्रदेश में ये महाकोशला इसकी वहाँ की शासिका रहती है, और अब इसकी बिंबिसार की पत्नी हो गई। तो ये जो महाकोशला के बाद यहाँ का राजा रहता है कौशल का प्रसेनजीत, और यहाँ बिंबिसार को मार चुका है अजातशत्रु ने। तो अब यहाँ युद्ध किस में होता है, अजातशत्रु और प्रसेनजीत में। क्योंकि बिंबिसार को मारने के बाद ये जो हमारा काशी था, काशी को आजाद कर दिया था। अब चूंकि बिंबिसार को शादी हुआ था तो काशी मिल गया था इसको दहेज के रूप में, तो मगध का हिस्सा कौन हो गया, काशी। और जैसे ही बिंबिसार मरता है, मतलब अजातशत्रु ने मारा, तो काशी को कौशल में मिला लिया गया। किसने मिलाया, तो प्रसेनजीत ने। तो फिर अजातशत्रु और प्रसेनजीत में युद्ध होता है, किसके लिए, काशी को लेकर के। और अंततः देखें तो प्रसेनजीत और जो अजातशत्रु में युद्ध होता है, तो अजातशत्रु की विजय होती है और प्रसेनजीत हारता है। अब अजातशत्रु जब जीतता है तो इसको वापस जब संधि होती है, तो प्रसेनजीत की पुत्री वाजिरा से इसकी शादी होती है, और फिर से इसको देखिए तो काशी वापस से मगध का हिस्सा हो जाता है। और अंततः तो देखेंगे कि यह जो काशी है मगध में इसका विलय हो जाता है। तो एक छोटा सा कहानी, अगर इसको सारे एक दूसरे से इसी प्रकार लेंगे तो यहाँ पर 2-3 सवाल बनते हैं, उसको आप देख लीजिए। जो अगला है हमारा वो है कौशल। कौशल से पहले एक मल देख लीजिए। मल में कुछ नहीं पढ़ना है, बस राजधानी याद रखिए, कुशीनगर और पावा। कुशीनगर या पावा, इसके दोनों यूपी में है। तो जो कौशल हमारा अगला है, कौशल की राजधानी देखिए तो दक्षिणी राजधानी जो है कौशल की वो है कुशावती, और जो उत्तरी राजधानी है वो है श्रावस्ती। अब श्रावस्ती के बारे में थोड़ा सा जानिए तो श्रावस्ती की जो आधुनिक पहचान है वह सहेत महेत नामक स्थान से होती है। तो पूछे कि सहेत महेत नामक स्थान से किसकी पहचान होती है, श्रावस्ती। श्रावस्ती क्या है भाई, तो कौशल है। बाद में यहाँ पर देखिएगा जब बुद्ध काल पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा वर्षावास यहीं पर महात्मा बुद्ध श्रावस्ती में ही करेंगे। श्रावस्ती की जो विन्यास या आकार है तो वह अर्धचंद्राकार के रूप में देखने को मिलता है। तो कौन से नगर का जो आकार था या विन्यास था, अर्धचंद्राकार था, तो श्रावस्ती। इसके अलावा कौशल के अभी देखा हमने यहाँ पर कंस के बाद महाकोशला, उसके बाद प्रसेनजीत। तो वही इसके जो हमारे कंस के बाद महाकोशला और प्रसेनजीत शासक हुए यहाँ पर। और प्रसेनजीत के बारे में यदि थोड़ा सा देखिए तो प्रसेनजीत जो थे बुद्ध के हम उम्र एवं मित्र थे। तो इस प्रकार हमने और पढ़ा था कि बुद्ध के समकालीन कौन थे, तो उदयन के बारे में पढ़ा था, जो कि वत्स के हमारे शासक थे। और ये जो शासक है प्रसेनजीत, तो ये भी बुद्ध के समकालीन है और उनके हम उम्र हैं, और उसके साथ साथ उनके मित्र। और यह कहाँ के राजा थे, तो हमारे कहाँ के थे, ये कौशल के। और अंततः देखेंगे कि कौशल को उसमें मिला लिया जाएगा, मगध में। तो ये प्रसेनजीत के बारे में एक चर्चा है कि यहाँ पर देखिए तो ये जो बुद्ध के मित्र थे, तो बुद्ध वहाँ पर शाक्य गणराज कपिलवस्तु जो कौशल में है, कौशल में ही देखे तो शाक्य गणराज है, और शाक्य गणराज में कपिलवस्तु एक ग्राम है। और वहाँ पर प्रसेनजीत का जो बहुत दिले ख्वाहिश था कि बुद्ध के शाक्य में मैं वहाँ पर एक शादी करूँ, मतलब उच्च कन्या से शादी करूँ।
तो वहाँ पर बुद्ध इनके खिलाफ थे, लेकिन युद्ध के डर से बुद्ध ने इनकी शादी गलत रूप से देखे तो प्रसेनजीत की शादी एक दासी से करवा दी, और उस जो दासी से पुत्र उत्पन्न हुआ वह उसका क्या नाम था, तो विडब्बू। बाद में हम देखेंगे कि किस प्रकार प्रसेनजीत के बाद विडब्बू भी जो हमारा मगध पर रहेगा शासन कुछ समय के लिए करेगा। लेकिन ये बीच में ही देखेंगे तो इसका क्या कहानी है विडब्बू का, कि जैसे ही विडब्बू अपने ननिहाल कौशल आता था तो वहाँ पर इसको चिढ़ाते थे, सॉरी ये अपने ननिहाल कपिल वस्तु आता था तो इसको अपमानजनक बातें सुननी पड़ती थी, चिढ़ाते थे, वो उसको सहन करना पड़ता था। तो यह अंततः परेशान होकर के कौशल आता है और कौशल से एक सेना लेकर के निकलता है कहाँ के लिए, शाक्य गणराज के लिए, अर्थात कपिल वस्तु, और वहां पर जाकर के कपिल वस्तु को बर्बाद कर देता है। और वापस जब कौशल आता है तो रास्ते में अमरावती या राप्ती नदी में डूब करके इसकी मौत हो जाती है। तो वहां के लोगों का कहना है कि बुद्ध के ग्राम को तबाह किया इसलिए यह मारा गया। तो इससे प्रसेनजीत से जुड़े हुए तो बुद्ध के हम उम्र एवं मित्र कौन थे, प्रसेनजीत। इनकी शादी कहाँ पर हुई थी, तो एक दासी के साथ हुई थी, बुद्ध के मना करने के बावजूद। उनसे कौन सा पुत्र था, तो विडब्बू। इसके अलावा यदि अगला देखें तो वज्जी की राजधानी को देखिए तो वैशाली है। अगर वैशाली की आधुनिक, जैसे हमने यहाँ पर आधुनिक पहचान सहेत महत के रूप में देखा था किसकी, श्रावस्ती की, इसी प्रकार वैशाली की आधुनिक पहचान को देखें तो बसाड़ नामक स्थान से, बिहार में बसाड़ नामक स्थान से किसकी पहचान की जाती है, वैशाली से। किसकी राजधानी है, वज्जी की। और यह जो वैशाली है इसको देखिए 8 संघों का, ये जो राज्य रह रहे हैं ये एक संघों का, गणराज्यों का समूह है। तो उसी प्रकार जो वज्जी है यह 8 संघों का समूह है जिसको अष्टिकूलक कहते हैं। और यहाँ पर भी देखेंगे तो हाथी और सोने के खान मिलते हैं। तो इसके अलावा ये अंततः देखेंगे कि इसके मगध में जो विलय है अजातशत्रु ने कर देता है। उसके बाद जो हमारा अगला आएगा वह अवंती है। तो अवंती की जो उत्तरी राजधानी है उज्जैनी और दक्षिणी राजधानी जो है वो महासमती है। इसके अलावा अवंती में देखें तो जो सबसे प्रारंभिक हमने देखा था कि जिस पर मगध का आधिपत्य अधिकार होता है तो वह अंग है, और सबसे अंत तक जो ये मगध से टक्कर देते रहता है, युद्ध करते रहता है, वो कौन सा है, तो अवंती। इसका कारण यह था कि अवंती में लोहे की खान की प्रचुरता थी। इसके अलावा हाथी और घोड़े यहाँ भी प्रचुर मात्रा में थे। तो अवंती अंत तक मगध से टक्कर देता है, लेकिन लास्ट में देखेंगे कि जो शिशुनाग आएगा एक, जो मगध साम्राज्य के रूप में रहेगा ये हमारा, तो उसके टेन्योर में देखेंगे कि अवंती को भी मगध में मिला लिया जाएगा। और जो अवंती का शासक हमने यहाँ भी पढ़ा था चंद्रप्रघोत, जिसकी वासव दत्ता पुत्री थी, तो यहाँ का जो शासक था यही चंद्रप्रघोत था। और चंद्रप्रघोत के बारे में 2 लाइन अगर हम पढ़े तो ये पहले भी पढ़े थे हम कि जो अवंती नरेश था या गंधार शासक पुष्कर सारण ने इसको हरा। अवंती को देखे तो अवंती की जो राजधानी है वह हमारा उत्तरी राजधानी के रूप में उज्जैनी, और जो दक्षिणी राजधानी है वो है हमारा माहिष्मती। इसके अलावा यदि देखें तो लोहे की खान अवंती में, तो हमने शुरू में देखा था कि जो अंग महाजनपद है वो मगध का पहला शिकार हुआ था। और यहाँ पर देखेंगे कि जो अवंती है यह अंत तक मगध को टक्कर देते रहेगा। वैसा इसलिए क्योंकि वहां पर जो है लोहे की खान एवं हाथियों की प्रचुरता थी, और यह कारण था कि वहां पर जो युद्ध सैन्य के जो व्यवस्थाएं थी वह उन्नत अवस्था में थी, और इस कारण से अवंती मगध को अंतिम तक टक्कर देता रहता है। इसके अलावा यहाँ की शासक को देखें तो शासक जो है चंद्रप्रघोत है, और इस चंद्रप्रघोत की जो चर्चा है हमको वासव दत्ता में देखने को मिला था कि किस प्रकार चंद्र जो प्रघोत की पुत्री वासव दत्ता थी वह उदयन की प्रेम प्रसंग में पढ़ करके उनसे शादी हो जाता है। और वह स्वप्नवास दत्ता की रचना किसने की थी, तो कालिदास ने की थी। इसके अलावा अंततः हम देखेंगे कि इसका जो विलय है वह शिशुनाग ने, जो कि मगध साम्राज्य रहेगा, साम्राज्य का हिस्सा रहेगा, उसने इसमें को अवंती को मगध में देखेंगे कि किस प्रकार से विलय कर लेता है। यदि चंद्रप्रघोत के बारे में थोड़ा सा पढ़ें तो यह किस वंश का था, तो प्रघोत वंश के बारे में अभी हमने पढ़ा था। तो गंधार शासक जो पुष्कर सारिन था उसने इसको हराया था। इसके अलावा वासव दत्ता में इसकी चर्चा है, और महाकात्यायन के प्रभाव में आकर के इसने बौद्ध धर्म को अपनाया। और उदयन ने किसके प्रभाव में आकर के अपनाया, तो वह पिंडोला के प्रभाव में। और पिंडोला और महाकात्यायन जो थे ये दोनों बौद्ध भिक्षु के रूप में थे। इसको देखें तो एक असाध्य बीमारी के रूप में इसको पांडुरंग या पीलिया हो जाती है, और इसके लिए जो बिंबिसार है जीवक, जो कि एक वैद्य के रूप में इसको इसके दरबार में भेजा था। तो जीवक के बारे में देखें तो जीवक को पाला पोसा जो भी था, जो इसको वैद्य बनाया तो किसने बनाया था, बिंबिसार ने, और यह बिंबिसार के दरबार में रहता था। तो जीवक के अगर माता की बात करें तो जीवक की माता के रूप में सालवती की जिक्र होती है, जो एक गणिका के रूप में थी।
इसके अलावा जो हमारा अगला जो महाजनपद है वो है मत्स्य महाजनपद। तो मत्स्य महाजनपद के बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, बस इसकी राजधानी विराटनगर, वैराट या वैराट कुछ भी रहे तो उसको लगाइए, और है कहाँ पर तो जयपुर। इसका भी लास्ट में देखेंगे तो मगध में विलय हो जाता है। और यह एक रूप से देखें तो सबसे जो राजस्थान में देखेंगे एक मरुस्थलीय महाजनपद के रूप में, तो हमारा कौन सा है, मत्स्य महाजनपद। और जो लास्ट एक अंतम बचता है जिसको हमने देखा था कि जो सबसे दक्षिणी में अवस्थित है, दक्षिण में, तो जो आंध्र प्रदेश में दक्षिण क्षेत्र में अवस्थित है वो कौन सा है, अस्मक। और इसकी राजधानी कौन सा है, तो पोटन, पैठन या पोटली या पोटाली, जो भी रहे उन चारों में से कोई भी ऑप्शन लगा सकते हैं। और इसकी विशेषता यह है कि यह सबसे दक्षिणतम महाजनपद के रूप में देखने को मिलता है, जो कि गोदावरी या गोदावरी की प्रवरा जो सहायक नदी है उसके तट पर है, और यह आंध्र प्रदेश में है। तो इससे एक ऑब्जेक्टिव बनता है कि जो ऐसा महाजनपद जो सबसे दक्षिणतम उसकी स्थिति है तो वह कौन सा है, अस्मक। एक ऐसा महाजनपद का नाम बताइए जो राजस्थान क्षेत्र में है या जो मरुस्थलीय क्षेत्र में है, तो वो हमारा कौन सा है, तो वो हमारा मत्स्य महाजनपद। तो इस प्रकार इसके अलावा जो हमारा एक बचा हुआ महाजनपद है वह मगध महाजनपद है, और उसका अगर हम उसके बारे में पढ़े तो उसके जो हमारा अगला वीडियो आएगा उसमें विस्तार पूर्वक देखेंगे कि किस प्रकार मगध जो है अपने जो प्रतिद्वंदी महाजनपद हैं इसके, उनका किस प्रकार से क्षेत्रीय विस्तार में देखेंगे कि वहां पर किस प्रकार वहां के जो राजवंश आते हैं वह कूटनीति द्वारा, विवाह नीति द्वारा, इसके अलावा मित्र नीति द्वारा एक से दूसरे महाजनपद पर धीरे धीरे करके आधिपत्य जमाना प्रारंभ कर देते हैं। और सबसे जो बड़ी बात रहेगी कि वहां के जो राजाओं हैं उनमें निरंतरता एवं महत्वाकांक्षी होना जो रहेगा उसको हम लोग समझेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।